हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस का ही हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम हमारी जो केमिस्ट्री के टॉपिक दिए गए हैं उन पर ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इनकी डिटेल्ड वीडियो हो चुके हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख लें। उसके बाद आप एक क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। और यहाँ पर भी क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा विश्लेषण आपको देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम है, लेकिन आपको पूरे विश्लेषण के माध्यम से कई क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा ब्रह्मांड पूरा कवर करके हमने उसकी प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। इसके बाद मापन वाला भी हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका था, उसके भी कुछ प्रैक्टिस सेट आपको लगवा दिए थे। अब हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक रहा है उसकी प्रैक्टिस सेट छूट गए थे। ठीक है, तो वही हम लगा रहे हैं। इससे पहले हम आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा चुके हैं कल। ठीक है, तो जिसने वो नहीं देखा है एक बार जा कर के देख लें। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है इनके माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन कवर होते हुए चले जाएंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, और हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, जैसे आपके जीव विज्ञान मतलब सजीव जगत, तो वो भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। सजीव जगत में हमने कोशिका के बारे में पढ़ लिया है, और आपके जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है ये भी आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आपके जो नेक्स्ट चैप्टर बचे हुए हैं जगत पढ़ने थे हमें, मोनेरा हो गया था। इसके बाद हम प्रोटिस्टा वगैरह, कवक और एनिमेलिया और पादप पढ़ने वाले हैं, तो आज वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट सेकंड, और इसमें आपको बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। जैसे पहले हमने पदार्थ मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में पदार्थ क्या होता है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद वस्तुएं क्या कहलाती हैं, इसके बाद आपकी पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार, ठोस, द्रव और गैस से कैसे क्वेश्चन बन सकते थे, वो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में देख लिए हैं। आज हम रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 10 तक आपके प्रैक्टिस सेट 1 में हो चुके थे। तो दिया गया है क्वेश्चन, पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। दिया गया है एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब इसमें अन्य किसी भी परमाणु की मतलब क्या है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, केवल एक ही प्रकार की बात की गई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ होता है वो आपका तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। तो चाहे आपका तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, चाहे कुछ भी संसार की कोई भी वस्तु हो जो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो सब के सब क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं। तो तत्व क्या हो गए? पदार्थ है। यौगिक भी पदार्थ होते हैं। अब भले ही इसमें एक ही प्रकार के परमाणु की बात की जाए या फिर कई परमाणुओं की बात की जाए, सब के सब होते तो पदार्थ ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक ही प्रकार के परमाणुओं की बात की जाती है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? तत्व। यदि आप इसका लेक्चर डिटेल से देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में डला हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब थोड़ा सा तत्व के बारे में देखिए। पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो तत्व कहलाता है। जैसे सोना, इसमें सोना आपका एक तत्व है। जैसे चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक तत्व और एक होते हैं अधात्विक तत्व, मतलब धातुएं और अधातुएं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? सब के सब आपके तत्व कहलाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से, मतलब 2 या 2 से अधिक, मान के चलिए यहाँ पर जैसे हम जल को ले लेते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ये 2 से अधिक तत्व हो गए ना। तो इनका निश्चित अनुपात भी इनका निश्चित है कि 2:1 के अनुपात में ये है। तो इसे क्या कहेंगे? रासायनिक संयोग से जो बनता है वो आपका यौगिक कहलाता है। जैसे जल पूछ ले कि जल क्या है, तो जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात दिया गया है। केवल यदि यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये फिर आपका तत्व हो जाएगा। जैसे केवल हाइड्रोजन की बात कर दें तो ये भी आपका तत्व है। ठीक है, एक ही प्रकार के, मतलब हाइड्रोजन जुड़ते हैं, मतलब इस तरीके से लिखते हैं तो ये आपका तत्व है। लेकिन जब ये दोनों ही परमाणु मिलते हैं तो एक जल का निर्माण करते हैं और ये जल एक यौगिक होता है। ठीक है, तो जब एक ही प्रकार के पदार्थ की बात की जाती है तो वो तत्व होता है, और जब 2 या 2 से अधिक, यहाँ 2 से अधिक भी हो सकते हैं तत्व। ठीक है, और इनका अनुपात निश्चित होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाता है? यौगिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यौगिक के बारे में देखिए।
यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक या भिन्न गुणों वाले अवयवों में भी हम इसको बांट सकते हैं। जैसे जल है तो इसको हम पृथक भी कर सकते हैं। जल को पृथक करेंगे तो हाइड्रोजन का अणु अलग हो जाएगा और आपके ऑक्सीजन का अणु अलग हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है। जल का प्रत्येक अणु जो है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, मतलब जलने में सहायता करती है, और हाइड्रोजन जो है वो स्वयं जलता है। लेकिन जब इन दोनों का संयोग होता है तो जो यौगिक बनता है वो जल होता है और जल आग को बुझा देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जल क्या है, एक यौगिक है। तो केवल क्वेश्चन इतना भी पूछ सकते हैं कि जल है क्या है। ऑप्शन देंगे, फर्स्ट दे देंगे तत्व है, दूसरा ऑप्शन देंगे यौगिक है, तीसरा देंगे मिश्रण है। तो आपको याद रखना है जल एक क्या होता है, आपका यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका कार्बनिक यौगिक नहीं है। बाकी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सब आपके क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो अब आपको बता दें कि जो आपके यौगिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बनिक यौगिक होते हैं और दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो आइए देख लेते हैं यौगिक के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बन की रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से अधिक है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक भूमिका होती है। इसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होता है। तो ऐतिहासिक और कुछ परंपरागत कारणों से कुछ यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कार्बन है तो ये आपका कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे, पुराने कारण हैं, जिनकी वजह से इसको कार्बनिक यौगिक में नहीं रखते हैं बल्कि अकार्बनिक माना जाता है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होती है ये भी आपका कार्बनिक यौगिक होना चाहिए था, लेकिन ये भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो ये अपवाद याद रखेंगे आप। पूछ सकता है कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन में फर्स्ट ए दे देगा, दूसरा दे देगा हाइड्रोजन, तीसरा अब मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका कार्बनिक यौगिक में नहीं आता है। फिर सभी जैव अणु, जितने भी आपके जैव अणु होते हैं जो मतलब पोषक तत्व माने जाते मानव शरीर के, ये सब के सब आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, DNA, RNA कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब दिया है कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कहाँ होता है। तो कृत्रिम वस्त्र जैसे रेयान, नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन आदि बनाने में होता है। इसके अलावा इनका उपयोग कीटाणुनाशक, DDT और गैमेक्सिन आदि में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हर एक फैक्ट से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक क्या होंगे, तो कोई भी पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्व कार्बन को छोड़ करके निश्चित अनुपात में, जब कार्बन होता है तो वो कार्बनिक यौगिक हो जाते, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे, आपके अकार्बनिक यौगिक होंगे। निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। जैसे कह दिया जल एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन तो नहीं है लेकिन 2 या 2 से अधिक क्या है, तत्व हैं जिनका रासायनिक संयोग होता है और एक जल का अणु बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कास्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट। तो यही पूछा था कौन सा एक कार्बनिक यौगिक नहीं है, वहाँ ऑप्शन था सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका कार्बनिक नहीं बल्कि अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं, कौन कौन से आपके अकार्बनिक यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो यहाँ एक या एक से अधिक तत्व होंगे या यौगिक होंगे, इनसे जो मिलकर के बना पदार्थ होता है वो आपका मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि तत्व क्या होते हैं। एक ही प्रकार की परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। और जब 2 या 2 से अधिक तत्व और यौगिक के संयोग से जो पदार्थ बनता है वो आपका मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण अशुद्ध होता है क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए मिश्रण क्या होता है। अब कंपाउंड किसे कहते हैं, तो मिश्रण एक ऐसा अशुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक आपके शुद्ध होते क्योंकि इनमें निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, लेकिन मिश्रण में निश्चितता नहीं होती है, इसलिए अशुद्ध पदार्थ माना जाता है। जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है, जैसे पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। जैसे कह दिया वायु में अनेक गैसें और धूल कण होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, इनका अनुपात भी निश्चित नहीं होगा। तो पूछता है वायु है क्या है, तो एक मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो
तो दिया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो समांगी मिश्रण आपका विलयन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुके थे, विलायक क्या होता, विलयन क्या होता, विलेय क्या होता है, और द्रव्य यानी पदार्थ क्या कहलाता है। एक बार फिर से बताते हैं। विलायक, विलायक मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो, क्या, जिसकी मात्रा अधिक हो या किसी भी चीज़ को अपने आप में जो घोल लेता है वो आपका विलायक कहलाता है। और विलेय जो चीज़ घुलती है वो विलेय कहलाती है। अब एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, जैसे कह दिया हमने यहाँ पर जल और नमक का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, तो यहाँ ज़्यादा क्या होगा, जल होगा, तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। और कम क्या है यहाँ पर मात्रा, नमक की है, तो नमक क्या हो गया, विलेय हो गया। मतलब घुलने वाला और एक घोलने वाला, मतलब जल अपने आप में नमक को घोल लेता है, तो जल क्या हो गया आपका विलायक, जबकि नमक क्या हो गया आपका विलेय। तो याद रखना, ठीक है। और जो विलयन होता है इन दोनों से मिश्रण से बनता है, मतलब विलायक और विलेय जब घुल जाते हैं एक दूसरे में तो वो जो मिश्रण तैयार होता है वो आपका विलयन कहलाता है, ठीक है। तो समांग मिश्रण होता है, क्या होता है, समांग मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। हम प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते हैं, जैसे नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, तो यहाँ चीनी विलेय हो गई, जल विलायक हो गया। यहाँ नमक विलेय है और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण। देखो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण तो क्या हो गया आपका, समांगी मिश्रण आपका विलयन हो गया, क्या, विलयन। जबकि विषमांग मिश्रण की बात करते हैं तो वो कोलाइड कहलाता है। कोलाइड से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कोलाइड क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। अब जो कोलाइड विलयन होता है, जैसे हमारे विलयन में होता है विलायक और विलेय, उसी तरह से आपके क्या होता है, विलयन में विलायक होता है और विलेय, इनसे जो तैयार होता है वो विलयन कहलाता है। उसी तरह से जो कोलाइड विलयन होता है इसमें एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, क्या होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम होता है इसकी मात्रा अधिक होती है, मतलब अपने आप में ये घोलता है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था मात्रा कम होती है। जैसे यहाँ वही एग्जाम्पल यदि हम लें जल और नमक का, तो यहाँ पर जो नमक होगा वो आपका नमक जो होगा वो आपका परिक्षिप्त प्रावस्था होगा, मात्रा कम है। विलेय ही आपका परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है और जल आपका परिक्षेपण माध्यम होगा, ठीक है। तो कोलाइड विलयन और साधारण विलयन में यही अंतर होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, ठोस का ठोस में विलयन, कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ठोस सोल है। पिछली बार पूछा गया था आपका दूध का, मतलब इस तरीके से, तो वहाँ ऑप्शन पायस दिया गया था। तो ये सारणी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठोस का ठोस में कोलाइड विलयन क्या कहलाता है आपका, ठोस सोल कहलाता है। अब देखते हैं हम कोलाइड के सामान्य उदाहरण। तो आपको ये बता दिया है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। मतलब ये विलायक कहलाएगा आपका और ये आपका विलेय कहलाएगा, ठीक है। जैसे कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो अब जैसे पूछ लेता है कि ठोस का ठोस में जलीय विलयन क्या कहलाएगा, तो ठोस सोल कहलाएगा। याद रखना यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके उदाहरण है रंगीन, रत्न, पत्थर, दूध या कांच। फिर नेक्स्ट है ठोस का द्रव में, या मतलब जो बड़ा होता है पहले उसे बोला जाता है। द्रव का ठोस में विलयन क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा। ठोस का गैस में विलयन एरोसोल कहलाएगा। ये इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैग्नीशियम मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो सोल है एक प्रकार का, और द्रव का ठोस में विलयन है। इसी तरह से द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में। तो ये नाम याद रखना, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारणी और आपकी NCERT से ही ये सारणी बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है, तो अभी आपको बताया था वायु क्या है, एक आपका मिश्रण है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें और धूल के कण होते हैं और इनका जो अनुपात है वो निश्चित नहीं होता है। इस कारण से जो वायु होती है वो आपकी मिश्रण कहलाती है। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो ये तत्व, यौगिक और जो मिश्रण होते हैं ये आपके रासायनिक आधार पर पदार्थ के प्रकार होते हैं, भौतिक आधार पर पदार्थ के प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके क्वेश्चन हम आपको कल बता चुके थे, ठीक है। अब ये हो गए आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण। इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा अब आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे। सारणी आप जरूर से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पिछली बार बना था एक शिफ्ट में, अन्य शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपकी आगामी शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारणी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो है दोनों प्रकार के जो रासायनिक और भौतिक आधार पर आपके पदार्थ के प्रकार होते हैं वो क्लियर हो चुके हैं। क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं ये सारे करा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर दिया गया है पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ, तो इससे आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे, ठीक है। और
यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।